वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 4 जलवायु के पार्ट 2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, आप पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ इसे देख ले ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। हमने पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में समझ लिया था। अब हम मैप को समझेंगे। यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं, जिसमें पहला मैप 4.2 का कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति कैसी है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तिब्बत का पठार है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और ये विषुववृत्त है, ये कर्क रेखा, ये प्रशांत महासागर, ये ऊपरी है, ये अभिसरण है। यहाँ जो एक तीर वाला है इसको धरातलीय पवन कहते हैं और जो दो तीर वाला निशान है इसको उपपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। हमने जो जेट धाराओं के बारे में पढ़ा था। तो देखिए ये जो जेट धाराएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब हिंद महासागर के नीचे है, विषुवत रेखा यहाँ पे है। तो जेट धाराएं जो है हमने देखा कि हिंद महासागर से लेके यह विषुवत रेखा तक जाती है नीचे की ओर। उसके बाद जो सिंगल में तीर में है वो सारी की सारी आपको धरातलीय पवनें हैं जो धरातल पे होती हैं। ये धरातलीय पवनें आप देख सकते हैं कि अरब सागर में है, उसके बाद आपको बंगाल की खाड़ी में है और एक यहाँ है। ये सारी की सारी क्या है, धरातलीय पवनें हैं। और फिर ऊपर की ओर चलें तो आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे डबल टिक वाले, ये जो है आपको जेट की स्ट्रीम धाराएं हैं जो तिब्बत के पठार के साथ होते हुए ऊपरी अभिसरण से जाकर प्रशांत महासागर तक होकर जाती है। एक ऊपर की ओर भी है जो डबल टिक किया गया है, इसको भी हम उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम ही कहेंगे। अब हमने यहाँ देख लिया कि किस तरीके से जो है धरातलीय पवनें हैं और किस तरीके से जो है उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। अब हमने जनवरी माह में अध्ययन कर लिया कि ये मतलब कहाँ से कहाँ तक है। अब हम देखेंगे कि यह जून महीने में किस तरीके से होती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान जो है मौसम की स्थिति देखिए, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पता चलेगा। पहले हम धरातलीय पवनों को देखते हैं जो एक तीर वाले हैं। यहाँ पे देखिए अरब महासागर, हिंद महासागर की ओर जो है ये पवनें ऊपर की ओर जा रही हैं। और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसके बारे में हमने ऊपर जाना था, उनकी स्थिति यहाँ है अभी, जहाँ पर पहले थी हिंद महासागर के नीचे से होते हुए विषुवत वृत्त की ओर। उसके बाद हम देखेंगे कि तिब्बत के पठार के बाईं ओर है और एक जो है प्रशांत महासागर के दाईं ओर हमको दिख रहा होगा जेट स्ट्रीम। अब उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम यही जिसको हमने देखा एक अपोजिट साइड में है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मतलब अपोजिट साइड में है, जिसका तीर जो है, जिसका एरो हमारे जो है लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम कहलाएंगे और जो राइट साइड वाले एरो हैं उनको हम उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोलेंगे, जो कि इस तरीके से हमने पहले भी देखा था। ये एक हमारे लेफ्ट की ओर है, एक प्रशांत महासागर की ओर, एक हिंद महासागर से लेके विषुवत वृत्त तक जाती है। हमने देख लिया कि जून माह में किस तरीके से पवनों में अंतर आता है। ये पवनें जो है अपनी दिशाओं को क्या करती हैं, बदल लेती हैं। और जनवरी माह में और किस तरीके से जून माह में जो है हमें इन पवनों में अंतर दिखाई पड़ता है मौसम की स्थिति होने के कारण। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारतीय मानसून के बारे में कि भारतीय मानसून क्या है। भारतीय मानसून अपने अनुसार जो है ये विश्व में एक छाप छोड़ा हुआ है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि विश्व में इसकी छाप कैसे रही है। तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों में सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उन्हें जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह आए थे, उन लोगों ने भी पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। यहाँ पे जो भारत में बहुत सारे व्यापारी व्यापार करने की दृष्टि से भारत आते थे, तो उस समय स्थल मार्ग जो था वो काफ़ी कम था। ज़्यादातर जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ही किए जाते थे। तो उस समय जैसे हमारे पास अभी दिशा सूचक यंत्र है या फिर हमें रास्तों का पता चल पाता है, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वास्को डिगामा या फिर कोलंबस जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी भारत की यात्रा की है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है, तो उन्होंने जब भारत वे लोग आते थे तो ये पवनें ही क्या करती थी, इनको दिशा दिखाने का काम करती थी। तो इसी क्षेत्र में बहुत सारे जो मतलब यहाँ पे आपको नाविक आए, उन्होंने जहाज पवन के प्रवाह
प्रवाह की दिशा पर वे निर्भर थे, क्योंकि पवन के ही अनुसार जो है उन्हें दिशा मतलब नियंत्रण मिल पाता था। और अरबवासी जो व्यापारी की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने भी पवन तंत्र को क्या नाम दिया, तो उन लोगों ने पवन तंत्र को मौसमी उत्क्रमण का नाम दिया, जिसे हम मानसून के नाम से भी जानते हैं। मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का प्रभाव यहाँ पे देखिए, मानसून के आगमन के समय एक चित्र दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है धरती में हरियाली छाई हुई है और जो सड़क है वो थोड़ा सा भीगा हुआ है। तो मानसून का प्रवाह क्या होता है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री जो है साउथ के बीच में रहता है। उसके बाद हमें इसको समझने के लिए बहुत सारे तथ्य समझने होंगे, जिसमें पहला तथ्य है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के बीच ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। जैसे कि स्थल मार्ग के बारे में अगर हम जानें तो भूमि जो होती है सूर्य के प्रकाश के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो गर्म ठंडे होने के कारण जो है मौसम का प्रभाव अलग अलग होता है। स्थल भाग पर जो है निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया जाता है धरती के द्वारा। तो ठीक उसी तरीके से धरती अगर गर्म होती है तो यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जो समुद्र वाले इलाके होते हैं उस पर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है मानसून का। ये तो हम आसानी से समझ गए। ब है कि ग्रीष्म ऋतु में इन दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। अब मानसून गर्त क्या हो जाएगा कि गर्मी के दिनों में जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उष्णकटिबंधीय वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है उनके अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा मैदान की ओर विमुख हो जाती है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि गंगा जो है वो नदी के माध्यम से और पानी की दृष्टि से बहुत बड़ा एक क्षेत्र है गंगा नदी में। तो यहाँ पे मैदान जो है गंगा का मैदान वो खिसक जाता है, कितना 5 डिग्री उत्तर में स्थित हो जाता है विषुवत वृत्त से। इसलिए मानसून ऋतु में यह किस नाम से जाना जाता है, मानसून गर्त के नाम से जानी जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से ऊपर उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति या तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यह भी हिंद महासागर में एक स्थान है। मेडागास्कर के पूर्व जो है लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर जो है उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। मानसून की स्थिति जो है इससे बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इलाके मिलेंगे हिंद महासागर के तरफ वो स्थलीय भाग कम और जो मतलब पानी वाले भाग होते हैं वो ज़्यादा मिलते। तो हमने अभी जाना कि जो स्थल वाला भाग होता है वहाँ पे मानसून की स्थिति निम्न दाब वाली होती है, और जहाँ पे समुद्री स्थल होता है वहाँ पे जो पानी का दबाव रहता है वो क्या होता है, उच्च दाब वाला। तो मानसूनी क्षेत्र में मेडागास्कर में हिंद महासागर के करीब जो है उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति या तीव्रता क्या होती है, मानसून को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अब यहाँ पे द है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर में समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। चूंकि तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म है तो जब यहाँ पे मानसून का आगमन होता है तो यहाँ पे समुद्र से जो 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो धाराएं होती हैं वो गर्म और ठंडी होती है, मिली होती हैं। तो यहाँ पे उच्च दाब का निर्माण काफ़ी ज़्यादा होता है। यह है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्व जेठ धाराओं का प्रभाव बना रहता है। जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जो तट है जहाँ पे जेठ धाराओं का निर्माण होता है वहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर जो उष्णकटिबंधीय पूर्व क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जेठ धाराएं जो है इन मानसून से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे कि हमने अभी 2 मैप में देखा था। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ये विषुवत अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं से उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है कि जब ये विषुवतीय अक्षांशों से विस्तृत गर्त का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने गर्त के बारे में जाना था कि गंगा नदी के समय ग्रीष्म ऋतु के समय जो है गंगा नदी का स्थान जो मैदानी वाला क्षेत्र होता है वो मानसून के कारण खिसक जाता है, तो वो मानसूनी गर्त के नाम से जाना था। उसी तरीके से विस्तृत गर्त जो है ये विषुवतीय अक्षांश में पाए जाते हैं। ये होते किस कारण, निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं ये, मतलब यहाँ पे जो है गर्मी का अभाव थोड़ा ज़्यादा होता है और यही कारण है कि उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं और दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं ये क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं और यही अभिसरण क्षेत्र क्या बन जाता है, विषुवत वृत्त से लगभग समानांतर हो जाता है, एक बराबर। लेकिन यह सूर्य की आपसी गति के साथ साथ यह उत्तर दक्षिण की क्या होता है कि ओर चला जाता है हवाओं के कारण।
इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब दोनों में ये चीजें अपोजिट चलती हैं, क्योंकि जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो उच्च दाब का निर्माण करती हैं। हमने दक्षिण प्रशांत महासागर के बारे में जाना, लेकिन हिंद महासागर में यही चीजें क्या होती हैं, स्थल गर्म होने के कारण वहाँ पे हवाओं के बदलने के कारण निम्न दाब हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और स्थिति यहाँ पे विपरीत हो जाती है। जब हम प्रशांत महासागर में ऊपर की ओर पढ़े थे कि यहाँ पे उच्च दाब का निर्माण होता है, तो यह तुलना बदल जाती है। प्रशांत महासागर निम्न दाब में चला जाता है और हिंद महासागर में उच्च दाब की स्थिति हो जाती है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों दाब जो परिवर्तन हो जाते हैं तो इनको दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। 12 डिग्री 30 दक्षिण की ओर जो है 131 डिग्री पूर्व की ओर तथा ताहित प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो कि पेरू की ठंडी भाग के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो एलिनीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। जो एलिनीनो होता है यह मतलब क्यों उत्पन्न होता है, तो जब मतलब जैसे कि प्रशांत महासागर हिंद महासागर के बारे में हमने जाना कि यहाँ पे जो निम्न दाब और उच्च दाब मानसून से होने वाले परिवर्तन है, इनमें जब विपरीत स्थितियां होती हैं तो यही जो है पेरू में ठंडी जो धाराएं होती हैं ये 2 से 5 साल के अंतरालों में पेरू तट पर बहती हैं, जिसे हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। और इसे जो है इस परिघटना को एनसो के नाम से भी जाना जाता है और इस एल नीनो का नाम दक्षिणी दोलन भी होता है। अब एल नीनो क्या है कि ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी और गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। जब ठंडी हवाएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो एल नीनो का निर्माण होता है। एक नीनो स्पेनिश शब्द मतलब एल नीनो शब्द जो है वो नीनो से निकला हुआ है और नीनो जो है वो स्पेनिश शब्द है, मतलब स्पेनिश का दिया गया एक शब्द जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइसिस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहनी शुरू होती है, इसलिए एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह से तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। यहाँ पे इस समय इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, जो कि 2 से 5 साल तक बना रहता है। और यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें होती हैं, जैसे कि व्यापार के साधन में नागरिकों को सहायता करती हैं, उनके जहाज़ों को दिशा निर्देश देती हैं, तो वो उस समय स्थिर हो जाती है, मतलब उस समय यह काम नहीं करती हैं। मानसून का आगमन एवं वापसी के क्या कारण है इसे समझेंगे कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। मतलब व्यापारिक पवनें जो होती हैं उसके विपरीत में मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है, इनका कोई समय निश्चित नहीं होता, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय प्रभावों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये वायुमंडलीय अवस्थाओं में प्रभावित होती हैं। मानसून का समय कब से कब तक आरंभ होता है ये आप लोग याद रखेंगे कि मानसून का समय जून से आरंभ होता है और मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों तक चलता है। जैसे कि अभी का मौसम है हमारे यहाँ जो अभी जून से जुलाई चल रहा है, तो ये 100 से 120 दिनों तक जो है मानसून का समय हमें दिखता है। लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है, लगातार वर्षा जो वो होती रहती है। इसे मानसून प्रस्फोटन या फटना कहते हैं। कहीं कहीं हमें तो मतलब बारिश के प्रभाव के कारण बादल भी फटना हम लोग जैसे सुनते होंगे पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि लद्दाख वगैरह जगहों पर जो है केदारनाथ, इन सब जगहों पर बादल ज़्यादा फटते हैं। इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक्कर किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनीय भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। मतलब मानसून का जो आगमन है वो भारत के दक्षिण से प्रवेश होता है और जो हमारे मौसम विभाग के अधिकारी होते हैं वे आसानी से मानसून का पता लगा लेते हैं कि कितने समय तक जो है मानसून हमारे यहाँ बनी रहेगी या इसका आगमन जो है वो कब तक हो जाएगा। तो अरब शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा ये 2 भागों में बढ़ जाती है। जब मतलब मानसून हमारे यहाँ प्रवेश करती है जून के प्रथम सप्ताह में, तो मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करके इसके बाद यह 2 भाग में बढ़ जाती है। एक अरब शाखा की ओर जाती है और दूसरी जो है बंगाल शाखा की ओर जाती है। अरब शाखा लगभग 10 दिन के बाद जो है 10 जून के आसपास यह मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में भी हमें भारी बारिश देखने को मिलती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है।
जून के प्रथम सप्ताह में यह असम पहुंच जाती है। यही दो पवनें हैं मानसून की जो पूरे भारत में जो है चलती रहती हैं। और असम में पहुंच जाने के बाद जो है ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। वहां से ये हवाएं जो हैं गंगा की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर, सौराष्ट्र, कच्छ जो गुजरात का एक प्रदेश है, देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। दिल्ली में सामान्यतः जो है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसूनी पवनें जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहुंच जाती हैं। और मध्य में जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश में देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मतलब यह जो प्रक्रिया है मानसून की, यह जून से प्रारंभ होकर जो है जुलाई तक चलती है। उसके अलावा जो है यह कहीं कहीं हमें 29 जून तक देखने को मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली के बारे में कहा गया। और जुलाई से भी कहीं कहीं आरंभ होती है। तो जुलाई से किन प्रदेशों में यह आरंभ होती है मानसून? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पूर्वी राजस्थान में यह पहुंच जाती है। जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश के देश और शेष हिस्सों में भी चली जाती है। मानसून की वापसी जो है अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि चित्र 4.4 में दिया गया है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर में यह पहुंच जाती है मानसून। और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह से पीछे हट जाती है। मतलब अक्टूबर तक आते आते मानसून समाप्त हो जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी होती है। कहीं कहीं हमें यह दिसंबर तक भी देखने को मिलता है। हल्की बारिश जो है हमें दुर्गा पूजा अक्टूबर और नवंबर के समय थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। और पूरी तरीके से दिसंबर में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और यह क्रमशः दक्षिण के उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक जारी रहती है। और मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग जो है शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है। मतलब इस समय हमें जो है ज्यादातर जो है ठंड का अनुभव होता है। ऋतुएं क्या होती हैं? मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं, भारत में 4 प्रकार की ऋतु है। शीत ऋतु यानी कि ठंड, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का भी काल जो है ऋतु के ही श्रेणी में आता है। शीत ऋतु जो है, ये सब आप याद रखें कि यह कब से प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। आपके क्वेश्चन में भी काम आएगा और आपके जीके के एग्जाम में भी आपको देखने को ये बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप कुछ आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ इन्हें क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। तो आप इन्हें याद रखें ताकि आपको ये एग्जाम में काफी ज्यादा काम आ सके। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। मतलब शीत ऋतु का आगमन जो है वो नवंबर में हो जाता है, मध्य नवंबर में, बीच नवंबर में, और यह हमारे साथ जो है फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने में होते हैं। दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। आपने अपने हिंदी के बुक में पढ़ा होगा पूस की रात के बारे में, जो दिसंबर और जनवरी में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने या घटता जाता है। पूर्व तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये ठंड का अनुमान है। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठंड के समय जो है जो हिमालय वाले जगह हैं जहाँ पे पहाड़ और पर्वत है, वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस समय बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं। और बहुत सारे जगहों पर जो है हमें क्या कहते हैं, धूप भी अनुभव होते हैं दिन के समय, और रात के समय जो है ठंड ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है 24 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। हम चेन्नई में से देख सकते हैं। उत्तरी मैदान जहाँ पे होता है, मैदानी क्षेत्र वाले इलाके, वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। वहीं पे जो है इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। मतलब यहाँ पे जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उन मौसम में जो हवाएं होती हैं वो शुष्क होती हैं, सूखी हवाएं होती हैं। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के क्षेत्र पर होती है ठंड के समय, क्योंकि यहाँ की ये पवनें समुद्र तल स्थल की ओर से बहती है। और हमने पढ़ा भी है कि समुद्र तल से बहती हुई जो हवाएं हैं वो समुद्र के मतलब जितने भी वाष्प होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये हवाएं जो वहाँ से बनकर ठंडी हवा होती है। उसी में से कुछ क्षेत्रों पर यहाँ वर्षा के रूप में भी ये धरती पर बरसती है। देश के उत्तरी भागों में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस प्रकार से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। ऊंचा वश से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिमी तथा उत्तरी
पश्चिम के गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान एवं आर्द्रता कम एवं पवन स्थिर या परिवर्तन होती रहती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वहन विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा गया है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीप भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। मतलब हमने जाना कि भारत के बहुत सारे जगहों पर जो है शीत ऋतु का प्रभाव अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे हमें यह वर्षा के रूप में भी देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हिम बनते हैं वो ठंड में ज़्यादा बनते हैं और यह जरूरी भी होता है। रबी फसलों के लिए जो ठंड वाली मौसम है ये ज़्यादा आवश्यक होती हैं। मैदानी क्षेत्रों पे हमें कहीं कहीं यह जो है भूमि के थोड़े बहुत गर्म होने के कारण जो ठंड मौसम होता है तो उसमें जो हवाएं बहती हैं वो ठंडी और गर्मी से मिलने के पश्चात जो है ये कहीं कहीं वर्षा का भी रूप धारण कर लेती है और हमें कहीं कहीं तमिलनाडु और बहुत सारी जगहों पर हमें थोड़ा बहुत बारिश का भी अनुभव होता है ठंड के समय। तो और ये जो ठंडी हवाएं होती हैं ये रबी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये उन्हें सहायता करती हैं बढ़ने में। तो हमने शीत ऋतु के बारे में जान लिया। ऊपर एक मैप दिया गया जिसे हम समझते हैं कि ये मतलब हमने जो पीछे मानसून के बारे में पढ़ा था, मानसून के आगमन के समय मतलब कैसी स्थिति होती है पूरे भारत की, तो हम मैप के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए मानसून का आगमन जो है किन जगहों पर हो चुका है और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिख रहे होंगे। यहाँ पे जून से देखिए 1 जून तक चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे 5 जून से लेकर हैदराबाद की ओर है। उसके बाद मुंबई से देखिए यहाँ से जो बारिश है 10 जून से मुंबई, भुवनेश्वर की ओर जाती है, फिर पटना की ओर जाती है। 15 जून से यह अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ की तरफ मानसून जाती है। उसके बाद आप 1 जुलाई को देख लीजिए, यह जयपुर से लेके होते हुए चंडीगढ़ और दिल्ली की ओर भी जाती है। 15 जुलाई से ये पाकिस्तान की तरफ भी रुख मोड़ लेती हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 5 जून से लेके ये बांग्लादेश, कोलकाता की तरफ जाती हैं। 1 जून से लेके बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ होकर जाती है। मतलब ये सारे जो है बारिश के द्वारा समझाए गए चित्र है जहाँ पे कैसे मानसून का आगमन पूरे भारत में होता रहता है किस डेट के साथ। अब चलिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं कि सूर्य के उत्तर की ओर आपसी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और गर्मी का जो मौसम है ये मार्च से महीने में प्रारंभ हो जाता है। मार्च के महीने में हमें थोड़े से गर्मी का अनुभव होता है और ये उस समय जो है प्रारंभ हो जाती है जिसे हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है कि मई से मार्च तक, मार्च में दक्कन पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन क्षेत्र जो हो गया भारत का दक्कन क्षेत्र, यहाँ पे गर्मी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल के मध्य तक यह प्रदेश जो है एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मई के महीने में आते हैं तो उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस हमें महसूस होने लगता है। प्रायद्वीप भारत के समुद्री प्रभाव के कारण तापमान जो है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीप पठार जो बहुत सारे जगहों पर गर्मी का थोड़ा सा अनुभव कम होता है मई तक आते आते। और देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में धीरे धीरे महीना के साथ जो जैसे से मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, जून से जुलाई बढ़ते जाता है और गर्मी का अनुभव भी जो है वो ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व तक का दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार का एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर आरंभ हो जाता है। इस समय लू का ग्रीष्मकाल शुरू हो जाता है जिस समय गर्म हवाओं के साथ जो है हवाएं इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं ग्रीष्म काल में कि लोग को लू का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये धूल भरी गर्म एवं सूक्ष्म पवनें होती हैं जो दिन के समय और भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। दोपहर में कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। उत्तरी भारत में मई के महीने में के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। मतलब जो आंधी होती है भीषण गर्मी से हमें काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचाती है। जो हवाएं बहती हैं ये शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है और वातावरण को भी ठंडक देती है। तो इसके कारण तापमान थोड़ा कम हो जाता है और अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। यहीं से जो है थोड़ा बहुत मानसून का आगमन हो जाता है और इस समय कभी कभी मौसम में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है और इस समय जो है हिमवृष्टि भी होती है, जो बड़े बड़े ओले गिरते हैं, पत्थर। बैसाख के महीने में इस पश्चिम बंगाल में इसे बैसाखी काल भी कहा जाता है, काल बैसाखी के नाम से यह जाना जाता है, जहाँ पे बर्फ भी गिरते हैं, आंधी तूफान और गर्मी तीनों चीज़ का मिला हुआ भाग हमें
अधिकतर, जिसे हम काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। ये वैसाखी महीने में पश्चिम बंगाल में बरसती है, कोलकाता के तरफ। ग्रीष्म ऋतु में अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु के समय कर्नाटक और केरल में जो है मानसूनी हवा के कारण आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं, जिससे हम आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। आप ये चीज़ें याद रखें, आपको जो क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जो है जून के प्रारंभ से उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। मतलब जून से यह प्रारंभ हो जाती है और यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इन महाद्वीपों के बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है और ये पवनें तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। मतलब जो मानसून का समय है ये 1 महीने में धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ पे गर्म स्थानें होती हैं, यहाँ पे मानसून के आगमन होने के कारण जो पवनें होती हैं वो गर्म ठंडी में मिली हुई होती हैं और यह जो हवाएं हैं ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती रहती है। मतलब इस समय धीरे धीरे होते होते मानसून का आगमन जो है वो तेज हो जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ है कि मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी हवाओं में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। आपको ये उत्तरी इलाकों में ये पानी जो है वो ज़्यादा बरसते, जैसे कि नेपाल के समक्ष जो है, उसके बाद आपको केदारनाथ के समीप बहुत सारी ऐसे स्थान है, असम वगैरह, उन सब जगहों पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मानिसराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस जगह सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो मानिसराम में वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर में भी होंगे। गंगा के पूर्व घाटी में पश्चिम की ओर से वर्षा की मात्रा घटती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा विराम, जिसे इस प्रकार में आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा के समय कुछ दिनों तक होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान से ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा जो है वो अच्छी होती है। दूसरी ओर अक्ष हिमालय के समीप यह चला जाता है और मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था में रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहणों क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बरसना तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर लेता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे भारत में जो है मानसून की स्थिति संभवतः पूरी तरीके से बदल जाती है। जो निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। उसके बाद जो उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब आपको गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे भूमि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पे हमें वर्षा कम देखने को मिलती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा का आगमन जो है वो जल्दी भी होता है और वहाँ पे वर्षा जो है वो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक जो है भारी वर्षा यहाँ होती है। इस कारण जो है नदियों का जल स्तर पानी के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि भारत में से संबंधित पड़ोसी देश जो है नेपाल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उनकी नदियाँ बहुत ज़्यादा भर जाती है, जिसके कारण अपने बचाव के लिए उन्हें जो पानी है उस बहुत सारे नदियों में उनको पानी को छोड़ना पड़ता है, जिस कारण हमें बहुत सारे राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाती है, जिसका भुगतान जो है वो लोगों को सहना होता है और बाढ़ के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति मनुष्य को पहुंचती है। बहुत ज़्यादा जो घर और वनस्पति हैं वो बर्बाद हो
हो जाते हैं और पूरा जगह जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है। जब तक वर्षा होती है जिन जगहों पर ज़्यादा, वहाँ पे बारिश के कारण जो है भारी तबाही हमें देखने को मिलती है। किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा भुगतान सहना पड़ता है, उनकी जो खेती पथारी है वो विनष्ट हो जाती है, बाढ़ के कारण वो पूरा बह जाती है और उनकी साल भर की मेहनत जो है वो बर्बाद होती है। हमने मानसून के बारे में जाना। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, देखिए मानसून का अंत किस प्रकार होता है, यह कैसे प्रारंभ होती है और किस तरीके से इसका अंत हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ नीचे से चलते हैं तो 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर तक चेन्नई में, 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बेंगलोर में और 1 नवंबर से यह हैदराबाद के करीब रहती है और अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भी हमें यह देखने को मिलती है, ये मानसून के जाने का समय। 1 अक्टूबर से यह हमें थोड़ा बहुत मुंबई के क्षेत्रों में, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और पटना में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा यह जो है अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ में भी हमें ये थोड़ा सा बारिश जो है वो देखने को मिल जाता है। सितंबर में भी हमें यह पाकिस्तानी क्षेत्रों में भी दिखते हैं कि किस तरीके से जो है वर्षा जो है वो जा रही है, मतलब मानसून जो है अब वापस लौट रही है। हमने मानसून के बारे में जाना कि मानसून की वापसी कैसे होती है। चलिए इसको समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर से सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त जो है उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली का स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून स्थिर हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। मतलब अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है दक्षिण पूर्व सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून जो होते हैं वो निम्न दाब वाला गर्त जो है उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो है मानसून वो हटने लगती है। जहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा भारी वर्षा के रूप में बरस रही थी, वहाँ से जो है यह धीरे धीरे कम हो जाती है और अक्टूबर के समय में जब ये शुरुआती दौर में मानसून पवनें जो है वो उत्तरी मैदान से प्रायः हट जाती हैं और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ठंड का काल बन जाता है। गर्मी और वर्षा ऋतु जो मिला हुआ हमें ऋतु देखने को मिलता है, अब वो बदलकर शीत ऋतु में बदल जाता है और मानसून की वापसी होने के साथ ही आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च हो जाता है जबकि रातों में ठंडी एवं सुहावनी होती है। हवा भी जो है वो ठंडी चलती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है और इसे सामान्यतः कुआर उमस के नाम से जानते हैं, जिस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी के कारण भी ये उमस नाम से जानी जाती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है और ठंड के रूप में यह बदल जाता है। मानिसराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलेग्लाइम और स्टेलेग्लाइट गुफाओं के लिए यह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे भारत में। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर निम्न दाब वाली अवस्था जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अब ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये अपना स्थान बदलकर बंगाल की खाड़ी की ओर हो जाती है और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। इस समय जो है चक्रवाती हवाएं भी चलती है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान निकोबार में हमें यह चक्रवात देखने को मिलता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये जो तट वाले इलाके होते हैं वहाँ पे चक्रवात ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। हमने न्यूज़ चैनल पर भी इस समय जो है देखा है कि किस तरीके से जो है ये चक्रवात नुकसान पहुंचाते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी में संघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर ये चक्रवात आते हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात जो है हमें उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और ये जो है मतलब नदियों और जो तट हैं पानियों के, वहाँ से ठंडी हवाओं के साथ मिलकर भीषण तबाही पहुंचाते हैं। इसमें जान माल की भी काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती हैं, जहाँ पे हम कोरोमंडल में यह चक्रवात देख सकते हैं। मतलब न्यूज़ पे भी हम सुन सकते हैं। यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पहले से सरकार को और मौसम विभाग को अनाउंस करना पड़ता है कि ये जो स्थान है वो खाली कर दे। तो जिस महीने में चक्रवात आती है उस महीने में लोग अपने घरों को खाली करके दूसरे जगहों पर बस जाते हैं। प्रायः पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों में उत्तरी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मतलब वर्ष में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, ये गर्म वाले इलाके हैं। इनकी भूमि बहुत ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ पे वर्षा जो है वो काफ़ी कम मतलब बरसती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भाग में सह्याद्रीपुर में वर्षा की मात्रा असमान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर में, लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है और देश के हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है बाकी सभी स्थानों पर, क्योंकि जो गर्म वाले इलाके हैं वहाँ पर वर्षा का कम होना स्वाभाविक है। भूमि इतनी ज़्यादा गर्म होती है
है कि मतलब जो वर्षा होती है भूमि के गर्म होने के कारण की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और यहाँ पे जो हवाएं हैं वो भी रुख बदल कर दूसरी जगह चली जाती है, इसलिए जो है यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, देश के कई हिस्सों में सभी जगह पर जो है हिमपात नहीं होते हैं। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा के विषमता निम्न वाले क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान में, गुजरात के कुछ भागों में, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। कुछ कुछ जगहों पर वर्षा अधिक होती है तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ तक आ जाती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। निम्न क्षेत्र वाले जो होगा वहाँ पे जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और जिस जगह नदियाँ ज़्यादा है, जिस जगह मतलब जो भूमि का तापमान है वो उच्च दाब वाला है तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। मानसून एकता का परिचायक, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडी हवाओं से रक्षण करते हैं भारत का, और जिस जगह पर ये खड़े होते हैं इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीप पठारों में तीनों ओर से जो हमारा घिरा होता है प्रायद्वीप पठार, समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा अधिक पड़ती है सर्दी, क्योंकि ये जो पठार है ये हवाओं को, गर्म हवाओं को और ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं, जिस कारण यहाँ पे मौसम की स्थिति जो है न बहुत ज़्यादा गर्म न ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। परंतु अभी भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशा का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव सभी प्रायः मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे होते हैं और उत्तर से दक्षिण पूर्व में पश्चिमी तथा संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है, एक संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां तो इन जलों का संवहन भी करती हैं, उन्हें भी नदी घाटी इकाइयों का नाम दिया जाता है। मतलब बहुत सारे मानसून के कारण जो नदियां हैं उनका निर्माण भी होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं तो वर्षा के माध्यम से ये नदियां फिर से जीवित हो जाती हैं और मतलब यही नदियां हमें सारे जगह देखने को मिलती हैं। और जो मतलब वर्षा का सीजन है यानी कि मानसून, ये हमें भारत में भी अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। हम चलिए एक दो मैप यहाँ पे दिया गया है जिसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वार्षिक वर्षा है, मतलब वर्ष में कितनी वर्षा कहाँ कहाँ होती है। 400 सेंटीमीटर डार्क ब्लू वाले क्षेत्र हैं, 200 से 400 हल्का ब्लू है और आसमानी 100 से 200 है, हल्का 60 से 100 है और 40 से 60 उससे हल्का, 20 से 40 उससे और 0 से 20 जो है उससे भी हल्का। चलिए हम इनको अध्ययन करते हैं अभी। जैसे कि 400 जो है 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे अरब सागर वाला एक प्रदेश है तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ पे भी कुछ स्थान है जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, इन जगहों पर जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और ये जो पर्पल वाले क्षेत्र हैं जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा होगा ब्लू के पास ही है थोड़ा थोड़ा, तो इन जगहों पर भी वर्षा जो है 200 से 400 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्रायः सभी जगहों पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें और नीचे की ओर भी आपको देखने को मिल रही होंगी वर्षा। उसके बाद 60 से 100 में भी थोड़ा बहुत कम वर्षा जो है इन स्थानों पर होती है। ये आप भारत के मैप से देखकर मिला सकते हैं कि किन जगहों पर मतलब पानी की स्थिति क्या है, मानसून की स्थिति क्या है। 40 से 60 जो है वो भी हमें देखने को मिलती है कि इसकी स्थिति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ हमें दिख रहा होगा। उसके अलावा जो 20 से 40 है ये भी वर्षा का क्षेत्र हमें देखने को मिल सकता है, ये भी बहुत कम स्थानों पे होती हैं। उसके अलावा 0 से 20 जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है जैसे कि राजस्थान और पंजाब, इन सभी क्षेत्रों पर जो है वर्षा जो वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और ये दूसरा मैप है मौसमी वर्षा जून से सितंबर तक, ये भी वही मैप है जहाँ पे जून से सितंबर तक वर्षा का सीजन किस तरीके का होता है, जो भारी वर्षा है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए बहुत कम है और 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो बहुत अधिक हैं, उससे भी ज़्यादा मात्रा में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो वाले क्षेत्र बहुत अधिक हमें देखने को। जहाँ पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो क्षेत्र बहुत कम है, 200 से 400 में वो भी मीडियम है, लेकिन 100 से 200 और 60 से 100 जो है वो बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। हमने भारतीय मैप को देख लिया कि मतलब मानसून जो है इसका आगमन किस तरीके से भारत में होता है। ये एक पेपर का कटिंग दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों में अंशों में वर्णित स्थान तथा ऋतुओं के नाम बताएं और मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। वस्तु स्थिति अध्ययन के दृष्टिकोण से बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन करें। ये तीनों क्वेश्चन आप भी देखें और ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है आप इसे पढ़कर हमें कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आंसर जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई कठिनाई होती है तो जब हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के समाप्त
समाप्त हो जाने के बाद डिस्कस करेंगे तो वहाँ इन तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।